नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका प्रीलिम्स टारगेट बैच में। आज की इस वीडियो में हम प्रदूषण को देखेंगे और स्पेशली हम फोकस करेंगे जो आपकी प्रदूषक गैसें हैं, वह कौन-कौन सी है और उससे किस तरीके के प्रश्न पूछे जाते हैं। इस सीरीज में हम जितनी भी आपकी प्रारंभिक परीक्षाएँ हैं, चाहे वह यूपीएससी हो, चाहे वह यूपी पीसीएस हो, चाहे वह एमपी पीसीएस हो, चाहे वह बिहार पीसीएस हो, चाहे वह एसएससी हो, चाहे वह आपका पेट का एग्ज़ाम हो, यूपी में जो पेट होता है या फिर जितनी भी प्रारंभिक परीक्षाएँ हैं, उनमें जो कुछ पूछा जाता है, उसको हम कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। आपको क्या करना है, इस वीडियो सीरीज के माध्यम से चीज़ों को कवर करना है, उसके बाद आपको मिलेगा पीडीएफ। उस पीडीएफ से आपको रिवीजन करना है। रिवीजन के बाद आप लगाएँगे टेस्ट सीरीज और फिर आप देखेंगे कि आपकी कितनी अच्छी पकड़ हो चुकी है प्रारंभिक परीक्षा पर। इससे पहले हमने एनवायरनमेंट में 2 वीडियो किए हैं। हमने यह समझा है पर्यावरण होता क्या है? उसके बाद हमने बायोम को समझा, क्योंकि यह सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। इसके बाद जो पूछा जाता है, वह आपका प्रदूषण है और प्रदूषण में भी आजकल जो सबसे ज़्यादा पूछ रहा है, वह यह है कि गैसें कौन-कौन सी हैं? यानी कौन-कौन सी प्रदूषक गैसें हैं, उनका क्या-क्या प्रभाव है और उससे संबंधित बहुत सारे तथ्य, जैसे कहाँ से आती है, क्या-क्या इनका परसेंटेज है, किस-किस क्षेत्र से कितनी-कितनी आती हैं, प्रदूषण में किसका कितना योगदान है, यह सब कुछ पूछा जाता है। तो इसको आज हम डिटेल से कवर कर लेंगे। सबसे पहले हम यह समझे कि जो आपका पर्यावरणीय प्रदूषण है, पर्यावरण में जो प्रदूषण हो रहा है, इसको कितने भागों में कैटेगराइज़ किया गया है। अब इनको कुछ आधारों पर कैटेगराइज़ किया गया है, जैसे उत्पत्ति के आधार पर, कहाँ से यह जनरेट हो रहे हैं। इसमें हम देखते हैं प्राकृतिक है और कुछ क्या है मानव जनित, कुछ क्या ज़्यादा ही क्या है मानव जनित। मतलब कुछ ऐसे कारक हैं जो प्राकृतिक है, अपने आप से है। इनको अभी हम समझेंगे और जब आप इसको समझेंगे तो आप यह भी देखेंगे कि जो आपके पेड़-पौधे हैं, ये भी क्या है प्रदूषण के कारक, मतलब इनकी वजह से भी प्रदूषण होता है। इसको अभी हम समझेंगे। फिर एक है आपका अवस्था के आधार पर, जैसे ठोस है, गैस है या फिर तरल है, किस प्रकार का प्रदूषण है। फिर स्वरूप के आधार पर, प्राथमिक है या फिर द्वितीयक है। के अलावा निस्तारण प्रक्रिया के आधार पर, जैविक निम्नीकरण या फिर जैव अनिम्नीकरण, मतलब इसका निस्तारण किस प्रकार से होगा। जैव विधियों से, यानी इसको ऐसे समझिए कि कीड़े-मकोड़े इसको समाप्त कर देंगे या फिर जो आपके अपघटक हैं, वह इसको समाप्त कर देंगे या फिर किसी और तकनीकी से इसको समाप्त करना होगा। जैसे आपका क्या है प्लास्टिक, तो प्लास्टिक क्या है? जैव अनिम्नीकरण। अपघटन की प्रक्रिया से इसको समाप्त नहीं किया जा सकता या अपघटक इसको समाप्त नहीं कर सकते हैं। तो हमने क्या समझ लिया मोटा-मोटा, जो पर्यावरण में प्रदूषण है, उनको किन-किन आधारों पर कैटेगराइज़ किया गया है। आज हम जिसकी बात करेंगे, वह क्या है? अवस्था के आधार पर और उसमें भी हम बात करेंगे गैसों की। तो आप यह समझ चुके होंगे कि हम क्या पढ़ने जा रहे हैं। यह जो गैसों वाला पोर्शन है, यह प्रीलिम्स के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले हम यह समझ लेते हैं कि जो आपका वायुमंडल है, इसमें गैसों का जो डिस्ट्रीब्यूशन है, वह किस रेशियो में है? क्योंकि यह भी आपसे पूछा जाता है। सबसे ज़्यादा है आपका नाइट्रोजन, कितने परसेंट? 78%। इसके बाद है आपका ऑक्सीजन, यह कितना है 21%, आर्गन कितना है 0.9% और कार्बन डाइऑक्साइड कितना है 0.30%। यह परसेंटेज आपको याद रखना होगा। जैसे आर्गन पूछा जा चुका है, ऑक्सीजन पूछा जा चुका है, नाइट्रोजन पूछा जा चुका है, कार्बन डाइऑक्साइड कितने परसेंट है, यह भी पूछा जा चुका है। ज़्यादा क्या पूछा है, ऑक्सीजन कितना है, लेकिन यह पूछा है, यह भी कितना है। तो आपको यह रेशियो पता होना चाहिए कि जो आपका एनवायरनमेंट है, उसमें जो गैसें हैं, वह किस रेशियो में है, प्राकृतिक रूप से। अब समस्या क्या है? यह जो रेशियो है, यह है प्राकृतिक। लेकिन इसी में क्या होता है, जो उत्पादन चक्र है, उस उत्पादन चक्र को मानव के द्वारा बदला जाता है और जब बदला जाता है, तो इन्हीं गैसों का जो अनुपात है, वह अनुपात क्या होता है, बदल जाता है। यानी पर्यावरण में इन्हीं गैसों का अनुपात बदल जाता है और आपसे कहा जाता है कि पर्यावरण प्रदूषण हो चुका है। स्टैंडर्ड क्या है? होना क्या चाहिए? यह वह रेशियो है। आगे समझते हैं। इनमें बात आती है किन गैसों की वजह से यह बदलता है। तो एक नाम आता है कार्बन मोनोऑक्साइड का। यह क्या है? जब आपके जो जीवाश्म ईंधन है, जैसे मान लेते हैं लकड़ी है और लकड़ी गीली है। आपने देखा होगा कि अगर गीली लकड़ी है, उसको जलाया जाता है, तो क्या होता है जो धुआँ होता है, वह बहुत ज़्यादा होता है। यही लकड़ी अगर सूखी होती है, तो धुआँ कम होता है और यही लकड़ी जब कोयले के फॉर्म में होती है, तो धुआँ और कम होता है, लेकिन धुआँ निकलता है। तो कार्बन मोनोऑक्साइड क्या है, जो आपके जीवाश्म ईंधन है, इनके अपूर्ण दहन से, यानी इनको जब पूरी तरीके से नहीं जलाया जाता, इनमें जो अपशिष्ट है, वह भी बचता है और वह किस रूप में निकलता है? धुएँ के रूप में।
उसी को कहते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड। जितना भी वायु प्रदूषण होता है, उसका 50% हिस्सा इसी कार्बन मोनोऑक्साइड की वजह से होता है। अब यह कितना खतरनाक है? जो आपका कार्बन मोनोऑक्साइड है, यह जुड़ जाता है जाकर आपके हीमोग्लोबिन से। देखिए, ऑक्सीजन भी जुड़ता है आपका हीमोग्लोबिन से। आप ऑक्सीजन लेते हैं, वह हीमोग्लोबिन से जाकर जुड़ता है और आपको क्या मिलती है? एनर्जी। लेकिन जब यही कार्बन मोनोऑक्साइड जाके जुड़ता है किससे? हीमोग्लोबिन से, तो आपको क्या होती है? साँस लेने में दिक्कत। लेकिन जो जुड़ने की क्षमता है, वह ऑक्सीजन की तुलना में 300 गुना ज़्यादा है। इसकी कार्बन मोनोऑक्साइड की। यानी पर्यावरण में अगर 2 गैसें हैं, एक कार्बन मोनोऑक्साइड, एक ऑक्सीजन, तो ज़्यादा तेज़ी के साथ कौन जुड़ेगा आपके हीमोग्लोबिन से? तो वह होगी आपकी कार्बन मोनोऑक्साइड। 300 गुना इसकी ज़्यादा क्षमता है, किससे जुड़ने में? हीमोग्लोबिन से। इसीलिए इसकी थोड़ी-सी भी मात्रा से आपको साँस लेने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। आप धुएँ में खड़े होके देखिए, आपको साँस लेने में कितनी तकलीफ होती है। तो यह क्या है? कार्बन मोनोऑक्साइड। ये जो आपका कार्बन मोनोऑक्साइड है, यह निकलता कहाँ से है? क्या-क्या इसके सोर्स हैं? तो सबसे ज़्यादा यह निकलता है परिवहन से। यानी वर्तमान में कार्बन मोनोऑक्साइड का जो सोर्स है, वह सबसे ज़्यादा क्या है? परिवहन, ट्रांसपोर्टेशन। कितना? 75% 2 तिहाई हिस्सा। फिर जो आपकी घरेलू लकड़ी है, जिसको जलाया जाता है, इससे 10%। जो आपका एल्यूमीनियम संयंत्र है, प्लांट्स होते हैं, जहाँ पे एल्यूमीनियम बनाया जाता है, वहाँ से 9% और बाकी बचे सोर्सेज़ से यह कितना है? 4.6%। तो सबसे ज़्यादा आप देख रहे हैं कहाँ पर है? परिवहन में। इसीलिए जो स्टैंडर्ड है, जैसे BS3 आपने सुना होगा, BS4 आपने सुना होगा, फिर आया आपका BS6, तो यह क्या है? स्टैंडर्ड है और इन स्टैंडर्ड के माध्यम से यह तय किया जाता है कि जो आपका कार्बन मोनोऑक्साइड है, वह कम से कम निकले, क्योंकि सबसे ज़्यादा योगदान इसी का है। उसके बाद जो आपकी घरेलू लकड़ी है, यहाँ पर भी प्रमोट किया जाता है कि इसको ना जलाया जाए। पिछली जो आपकी गीली लकड़ियाँ होती हैं, इनमें दहन क्योंकि सबसे खराब होता है, तो इनको ना जलाया जाए। तो यह क्या हो गया? कार्बन मोनोऑक्साइड। आपसे पूछेगा कि किस रेशियो में हमको मिलता है या पर्यावरण में जो प्रदूषण है, उसके कारक कौन-कौन से हैं, वह आपसे पूछ लेगा। तो परिवहन सबसे बड़ा कारक है, यह ध्यान रखेंगे। इसके बाद क्या है? घरेलू लकड़ी। फिर आता है आपका कार्बन डाइऑक्साइड। इसकी वजह से भी दिक्कत होती है। इसमें एक चीज़ आपको ध्यान रखनी होगी कि इसका सबसे बड़ा सोर्स क्या है? ऊर्जा। जो आपका कोयले से बनती है बिजली या कोयले से प्राप्त की जाती है शक्ति, सबसे ज़्यादा जो बिजली बनती है, वहाँ पर जो दहन होता है, उससे सबसे ज़्यादा निकलता है कार्बन डाइऑक्साइड। दूसरा नंबर यहाँ है ट्रांसपोर्टेशन का यानी परिवहन का, 15% योगदान है उद्योगों का और जो घरेलू और वाणिज्यिक उपयोग है, कमर्शियल यूज़ है और जो घरेलू यूज़ है, वहाँ से मिलता है 10%, 7% यह अलग-अलग सोर्सेज़ से मिलता है। 37 आपको ध्यान रखना होगा ऊर्जा से आता है, यहाँ पर कन्फ्यूज़न होगा। CO2 सबसे ज़्यादा आती है कहाँ से? ऊर्जा से, सेकंड नंबर क्या है? परिवहन। आगे हम बात करते हैं। फिर आती है आपकी मीथेन। अब यह कैसी गैस है? मीथेन आपकी जो रंगहीन, गंधहीन और सबसे प्रमुख ज्वलनशील यानी यह जलती है और मीथेन काफ़ी ज़्यादा खतरनाक भी होती है, क्योंकि यह टेम्परेचर को बढ़ा देती है, बहुत तेज़ी के साथ। तो मीथेन कहाँ-कहाँ से आता है? सबसे ज़्यादा आता है आर्द्र भूमि से। यह आपको परसेंटेज ध्यान रखना होगा। आर्द्र भूमि से सबसे ज़्यादा मीथेन मिलता है। जो आपकी प्राकृतिक गैस है, तेल खनन है, कोयले का खनन है और जो आपका किण्वन है, यहाँ से मिलता है 17%। किण्वन अभी हम समझते हैं कि यह क्या है? धान के खेत से भी मीथेन मिलता है। यह प्रश्न पूछा जा चुका है और अच्छे-अच्छे कन्फ्यूज़ हो गए थे। 13% मिलता है धान के खेत से। जो आपका जैविक दहन है, उससे भी मिलता है 8%, लैंडफ़िल से मिलता है 6%, अपशिष्ट से मिलता है 5%, जो आपके जंतु अपशिष्ट हैं, इनसे 5% और आपके जो दीमक हैं, इनसे मिलता है 5%। 3% जो है, वह अन्य सोर्सेज़ से मिलता है। धान का खेत आप ज़रूर ध्यान रखिएगा, यहाँ कन्फ्यूज़न हो जाता है। अब हम बात करते हैं यह किण्वन क्या है? देखिए, जो आपके सूक्ष्म जीव होते हैं, जैसे आपका ख़मीर है, बैक्टीरिया है, यह क्या करते हैं? कार्बोहाइड्रेट। अब यह कार्बोहाइड्रेट क्या है? शर्करा, मतलब जितनी भी आपकी चीज़ें हैं, उनमें प्राकृतिक रूप से मीठा पाया जाता है। इसी को कहेंगे शर्करा और उसी को वैज्ञानिक रूप से क्या कहेंगे? कार्बोहाइड्रेट। तो कार्बोहाइड्रेट जो होता है और यह आपके जो सूक्ष्मजीव हैं, यह क्या करते हैं? इस कार्बोहाइड्रेट को तोड़ते हैं और तोड़कर बनाते हैं ऊर्जा। एग्ज़ाम्पल इसका क्या है? जैसे जो आपका दूध है, इस दूध में मिलते हैं लैक्टिक बैक्टीरिया और इसके शर्करा को तोड़ देते हैं। इससे क्या होता है? दूध से बन जाता है दही, लेकिन इससे क्या निकलती है? मीथेन और वह क्या है? प्रदूषण का एक बड़ा कारण।
आपको इस वाले एग्ज़ाम्पल से लग रहा होगा कि दही बनाने से मीथेन इतनी निकल रही है, इतना ज़्यादा पॉल्यूशन हो रहा है, तो इसको आप दूसरे एंगल से समझिए। मानव क्या है? भोजन करता है, भोजन से इसको भी क्या मिलता है या उस प्रक्रिया में भी क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट टूटता है और जब कार्बोहाइड्रेट टूटता है, तो आपको क्या मिलती है? ऊर्जा मिलती है। लेकिन यहीं से क्या रिलीज़ करता है मानव? मीथेन। इसी तरीके से जो आपके जीव हैं, पशु हैं, यह सब भी क्या रिलीज़ करते हैं? मीथेन। यानी जितने भी व्यक्ति ऊर्जा प्राप्त करते हैं या जितने भी जीव-जंतु हैं, यह सब के सब क्या रिलीज़ करते हैं? मीथेन और इससे क्या होता है? प्रदूषण। अगली गैस देखें हम क्लोरोफ्लोरोकार्बन सीएफसी। यह क्या है? जो आपका मानव है, उसने यह गैस बनाई है, यानी यह प्राकृतिक गैस नहीं है। इसमें होता क्या-क्या है? मानव ने क्या किया है? जो आपकी क्लोरीन है, आपकी जो फ्लोरीन है और कभी-कभी जो हाइड्रोजन है, इसको मिलाकर एक गैस बनाई जाती है और यह गैस कई सारे क्षेत्रों में इस्तेमाल होती है। अब इसका नुकसान क्या है? नुकसान इसका यह है कि यह जो आपका सीएफसी है, यह रिलीज़ होता है। रिलीज़ होने के बाद यह जाता है स्ट्रेटोस्फियर में। लेयर्स हैं पृथ्वी की, प्राकृतिक लेयर हमने बनाई है अपनी सुविधा के लिए। तो वहाँ पर कहाँ है? स्ट्रेटोस्फियर और जब यह यहाँ पर पहुँचता है, तो जो सूर्य की यानी सन की जो यूवी रेज़ हैं, उनसे टकराता है और टकरा कर छोड़ता है क्या? क्लोरीन यानी जो यूवी रेज़ हैं, वह इसको तोड़ देती है और फिर निकलता है क्लोरीन। अब इस क्लोरीन से क्या होता है? इस क्लोरीन का एक अणु या फिर इसका एक परमाणु यह क्या करता है? लगभग 1 लाख जो आपके ओज़ोन अणु हैं, इनको नष्ट कर देता है। अब जो आपकी ओज़ोन परत है, वह इससे क्या हो जाएगी? कमज़ोर। क्यों? क्योंकि ओज़ोन अणु नष्ट हो रहे हैं, तो आपका क्या हो जाएगा? ओज़ोन परत कमज़ोर। इससे क्या होगा? ओज़ोन छिद्र और जब आपका हो जाएगा ओज़ोन छिद्र, तो इससे क्या होगा? जो आपकी यूवी रेज़ है, वह सीधे-सीधे आने लगेंगी और यूवी रेज़ क्या होती हैं? खतरनाक। सारी तो नहीं, पर इसका जो पी है, वह होता है खतरनाक। इसी की वजह से जो आपका सीएफसी है, वह इतना खतरनाक है। इसमें एक तथ्य आप और ध्यान रखिए, बाद में हालाँकि इसको हम डिटेल से समझेंगे। इसी को कंट्रोल करने के लिए 1987 में एक प्रोटोकॉल साइन हुआ था वैश्विक स्तर पर। इसको क्या कहते हैं? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किसके लिए है? सीएफसी को कंट्रोल करने के लिए। कब साइन हुआ? 1987 में। हालाँकि इसको हम डिटेल से अलग वीडियो में देखेंगे और जितने भी इस तरह के प्रोटोकॉल हैं या जितने भी इस तरह के अंतर्राष्ट्रीय समझौते हैं, जिनके माध्यम से पर्यावरण को व्यवस्थित करने का या उसको अपने नेचुरल फॉर्म में लाने का प्रयास किया जाता है, जो मानव ने डिस्टर्ब कर दिया है, उसे हम समझेंगे। हमने बात कर ली क्लोरोफ्लोरोकार्बन की, कितनी खतरनाक है वह समझ लिया। निकलता कहाँ से है? सबसे ज़्यादा निकलता है रेफ्रिजरेटर से, मतलब आपकी फ्रिज से 26%, फिर आपका एरोसोल से 26%, फोम से 25%, सॉल्वेंट से 16% और बाकी जगहों से मिलाकर 7%। तो यह कितनी खतरनाक है। फिर बात आती है सल्फर डाई ऑक्साइड की। अब यह क्या है? यह भी क्या है? प्रदूषक गैस और इससे क्या होता है? जब यह गैस पानी में घुलती है, तो बनाती है सल्फ्यूरिक अम्ल मतलब H2SO3 सल्फ्यूरिक अम्ल का शॉर्ट फॉर्म है। इसी सल्फ्यूरिक अम्ल को कई बार इस्तेमाल किया जाता है प्रिजर्वेटिव के रूप में। मतलब खाद्य पदार्थों में इसको इस्तेमाल किया जाता है जिसकी वजह से वह खराब ना हो और सल्फ्यूरिक अम्ल ना कह के इसको आप कहिए क्या? सल्फर डाइऑक्साइड का इस्तेमाल किया जाता है। क्योंकि सल्फ्यूरिक अम्ल तो पानी से मिलकर बनेगा। तो सल्फर डाइऑक्साइड का इस्तेमाल किया जाता है प्रिजर्वेटिव के लिए। भी खतरनाक है। कहाँ से मिलता है? उद्योगों से मिलता है 67%, ऊर्जा से आता है मतलब जो आपके एनर्जी जनरेशन वाले प्लांट है, वहाँ से मिलता है 25%, परिवहन से ट्रांसपोर्टेशन से 5%, घरेलू उपयोग से 2% और अन्य क्षेत्रों से 1%। यह हो गया आपका सल्फर डाइऑक्साइड। यह रेशियो आपसे पूछता है। इतने शॉर्ट फॉर्म में शायद ही आपको यूट्यूब पे कहीं मिलेगा, जो चीज़ों को एक जगह समझा रहा हो या चीज़ों को एक जगह बता रहा हो। हमने वही चीज़ें रखी हैं, जो परीक्षाओं में पूछी जाती हैं। तो बात कर ली हमने सल्फर डाइऑक्साइड की। अगली बात करते हैं हम नाइट्रोजन ऑक्साइड की। अब यह कितनी खतरनाक है? इसको क्या कहते हैं? NOx पहली चीज़। अब इसके 2 रूप होते हैं, कौन-कौन से? एक होता है आपका नाइट्रिक ऑक्साइड, एक होता है आपका नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। अब यह कितनी खतरनाक है? जो दिल्ली का क्षेत्र है, स्पेशली हम इसी की बात करेंगे, क्योंकि सबसे ज़्यादा प्रभाव इसका यहीं पर हमको देखने को मिलेगा, भारत में। तो जो दिल्ली का क्षेत्र है, वहाँ पर आप क्या देखते हैं? धुंध जैसी स्थिति होती है ठंडी के मौसम में। लेकिन इस धुंध से साँस लेने में काफ़ी दिक्कत होती है। जो आपका सामान्य कोहरा होता है, इससे साँस लेने में इतनी दिक्कत नहीं होती है। लेकिन जो
दिल्ली का कोहरा है, यानी जो धुंध जैसी स्थिति है, वहाँ पर साँस लेने में बहुत दिक्कत होती है। अब ऐसा क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पर होता है नाइट्रोजन ऑक्साइड। यह करता क्या है? जब ठंड पड़ती है, तो यह निचली लेयर में ही घुला रहता है। अब यह आपका कोहरा क्या करता है दरअसल, यह एक तरीके से फ़िल्टर का काम करने लगता है और जब दहन होता है, अब यह दहन कई तरीकों से होगा, जैसे कोयला जलाया जाए या गाड़ियाँ चलें या फैक्ट्री चले, तो उस केस में क्या होगा? धुआँ निकलेगा। अब यह धुआँ कहाँ जाएगा? इस कोहरे के साथ और कोहरा क्योंकि एक फ़िल्टर का काम करेगा, तो यहाँ पर नीचे की साइड में ही क्या होगा? जो आपका यह नाइट्रोजन ऑक्साइड है, यह रुक जाएगा और यह दिक्कत देगा आपको साँस लेने में। तो यह भी क्या है? पर्यावरणीय प्रदूषक गैस। कहाँ से मिलती है? सबसे ज़्यादा दहन से। कितना? 50% 45% मिलता है आपको परिवहन से, उद्योगों से 4% और अन्य क्षेत्रों से 1%। अगला क्या है? शीशा। इसका रासायनिक नाम आपको याद रखना होगा, पूछा जाता है। वह क्या है? प्लम्बम या फिर पीबी। तो शीशे का रासायनिक नाम क्या है? प्लम्बम और यह भी क्या है? प्रदूषण का कारण। जो आपका पेट्रोल होता है, जो आपकी पुरानी बैटरी होती है, पेंट होता है, यह भी क्या होते हैं? शीशे के साथ मतलब इनमें शीशा होता है और यह शीशा जाकर मिलता है किससे? हवा से। अब इसको हमने वायु प्रदूषण में क्यों रखा है? क्योंकि जो आपका शीशा होता है, इस शीशे के बहुत छोटे पार्टिकल जो हैं, वह हवा से मिलते हैं और हवा से मिलने के बाद यह जाते हैं आपके फेफड़ों में और फिर देते हैं आपको दिक्कत साँस लेने में। इसका असर सबसे ज़्यादा क्या होता है? आपका जो नर्वस सिस्टम है, वह नर्वस सिस्टम खराब होने लगता है और इसका मतलब यह कि आपका जो आईक्यू लेवल है, वह भी धीरे-धीरे क्या हो जाएगा? डाउन हो जाएगा। जो आपके चाइनीज़ खिलौने आते हैं, उनमें जो शीशा है, उसकी मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। इसीलिए यह भी कहा जाता है कि चाइनीज़ खिलौनों को कम से कम खरीदा जाए, क्योंकि जो लेड की मात्रा है, वह उसमें काफ़ी ज़्यादा होती है। अब यह शीशा आता कहाँ से है? सबसे ज़्यादा वर्तमान में मोबाइल से, उसके बाद उद्योग से, फिर ईंधन दहन से और उसके बाद अन्य क्षेत्रों से। तो पर्यावरण में जो शीशे का प्रदूषण है, वह सबसे ज़्यादा कहाँ से होता है? मोबाइल से। आगे समझते हैं। फिर एक आपका है वाष्पशील कार्बनिक पदार्थ। अब यह क्या है? हमने वीडियो की शुरुआत में आपसे बात की थी कि जो आपके पेड़-पौधे हैं, यह भी कई बार प्रदूषण का कारण बनते हैं। कैसे? जैसे आपका नीम का पेड़ है, जैसे आपका यूकेलिप्टस का पेड़ है, आपका चीड़ का पेड़ है। यह क्या करते हैं? एक गंध छोड़ते हैं। गंध कैसी? तारपीन जैसी। और यह गंध जब एनवायरनमेंट में मिलती है, तो उसकी वजह से क्या होता है? वाष्पशील कार्बनिक प्रदूषण। अब यह क्या है? नेचुरल भी है, लेकिन मानव जनित भी है। जो नेचुरल है, उसको क्या कहेंगे? बायोजेनिक्स। बायोजेनिक्स मतलब प्राकृतिक रूप से उत्पन्न वाष्पशील कार्बनिक पदार्थ। लेकिन यह आग से भी आता है, ऑटोमोबाइल से भी आता है, उद्योगों से भी आता है, सॉल्वेंट से भी आता है और बाकी क्षेत्रों से भी आता है, जिनका रेशियो काफ़ी कम है। तो यह भी क्या है? पर्यावरण प्रदूषण के कारक। फिर आपका एक है ओज़ोन, क्या आप जानते ही हैं। यह कहाँ से मिलता है सबसे ज़्यादा? वाहनों से, उसके बाद उद्योगों से। फिर एक आपका आता है सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर्स, पीएम भी इसको शॉर्ट फॉर्म में लोग कहते हैं। अब इसमें आपने सुना होगा 2.5, 10 तो यह क्या है? इनका साइज़ के हिसाब से एक तरीके से फ़िल्टर किया गया है। यह कहाँ से आता है? सबसे ज़्यादा घरेलू उपयोग से 39%, 15% आता है परिवहन से, 15% आता है उद्योगों से, 15% ही आता है खनिज से, सीमेंट उद्योग से आता है 5%, सड़क परिवहन से आता है 3% और बाकी बचा जो 8% है, वह अलग-अलग सोर्सेज़ से आता है, जिनका डिस्ट्रीब्यूशन या फिर जिनका कंट्रीब्यूशन काफ़ी थोड़ा-थोड़ा है, लेकिन कुल मिलाकर 8% हो जाता है। तो इस तरह से यह वह सारी गैसें हैं, जो पर्यावरण प्रदूषण से कनेक्टेड हैं और इनसे संबंधित प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। आपसे रेशियो पूछेगा, कहाँ से मिलता है, आपसे यह पूछेगा। तो हमने ठीक से चीज़ों को समझ लिया कि यह कौन-कौन सी गैसें हैं, कैसे-कैसे मिलती हैं, कितना-कितना इनका रेशियो है, मतलब कहाँ से कितना परसेंट मिल रहा है, कौन सबसे बड़ा कारक है और कौन सबसे छोटा कारक है। यही सब आपसे परीक्षाओं में पूछा जाएगा। तो इस वीडियो में फिलहाल सिर्फ इतना ही। वीडियो पूरा देखने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को। आपका हमसे जुड़ने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।